आज हम लेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। तो विधियां है, एक तो बीजगणित विधि है, एक आलेखीय विधि है। बीजगणितीय विधियों में तीन विधियां हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन विधि। ये बीजगणितीय विधियां हैं और ग्राफीय विधि ये एक ही है जो हम ग्राफ से कर रहे थे पहले। आज हम बीजगणितीय विधियों के बारे में चर्चा करेंगे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। इनमें दो बातें ये विशेष ध्यान रखनी है आपको कि रैखिक समीकरण युग्म का यदि अद्वितीय हल होता है तब ही इन विधियों से हल निकाल सकते हैं। यदि युग्म का अनंत हल या कोई हल नहीं हो तो हल नहीं निकाला जा सकता। और दूसरी है, यदि हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग करें तब इस बात का विशेष ध्यान रखना है, वज्र गुणन विधि में दोनों समीकरणों के सभी पद वाम पक्ष में होने आवश्यक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में रहने जरूरी हैं सभी तीनों पद, अन्यथा हल विपरीत चिन्ह के आते हैं। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है और फिर अपन विलोपन विधि से सवाल करते हैं पहले, फिर प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे और वज्र गुणन विधि भी सीखेंगे। तो इन तीनों विधियों को हम आज कर लेंगे। तो ये लो पहला सवाल। इस सवाल में दो समीकरण दे रखे हैं, विलोपन विधि का प्रयोग करना है। विलोपन विधि में जो पहली बात है कि इनमें दो चरों के मान बराबर करने होते हैं। जैसे यहाँ 3y है तो यहाँ भी अगर 3y कर लेवें तो फिर y का विलोपन हो जाता है, या x और x को बराबर कर लेवें तो भी विलोपन विधि का प्रयोग हो जाएगा और x का विलोपन हो जाएगा। पहले इन दोनों समीकरणों को यहाँ लिखो ऊपर और नीचे। x प्लस 3y बराबर 11, 4x माइनस y बराबर 5। अब इनमें ये तय करना है हमें कि y को बराबर करें या x को बराबर करें। यदि x को बराबर करते हैं तो ऊपर वाले समीकरण को हम 4 से गुणा करेंगे, और यदि y को बराबर करें तो नीचे वाले समीकरण को 3 से गुणा करना होगा। तो 3 से जब नीचे वाले समीकरण को गुणा करेंगे तो y और y के गुणांक बराबर हो जाएंगे और दोनों समीकरणों को जोड़ने पर y का विलोपन हो जाएगा, यानी y कट जाएंगे। तो नंबर 1, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा कर देवें तो 3y हो जाएगा यहाँ, और फिर दोनों समीकरणों को जोड़ने पर y का विलोपन हो जाएगा, यानी y कट जाएंगे। तो लिखो समीकरण 2 को 3 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर समीकरण 2 को हम जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएंगे, 12x माइनस 3y बराबर 5 3 15, यानी यहाँ 15 हो जाएंगे। फिर समीकरण 1 में जोड़ देंगे। तो पहले ऊपर पहला समीकरण लिख लो यहाँ कि x प्लस 3y बराबर 11, और नीचे इसका 3 से गुणा करके नीचे लिख लेंगे। तो 3 से गुणा करोगे तो 3 चौक 12, तो लिखो 12x माइनस 3y बराबर 5 3 15। तो ये हो गया दूसरे समीकरण को हमने 3 से गुणा कर लिया। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो आप जोड़ेंगे तो नीचे वाले समीकरण के पदों के चिन्ह चेंज नहीं
करते हैं, घटाने पर चिन्ह चेंज करते हैं। तो सीधा जोड़ना ही है, तो 3y जुड़ेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसलिए ये कट जाएंगे, यानी इनका फल 0। और 12 और 1 13x हो जाएंगे। तो लिखो यहाँ 13x बराबर 11 और 15 26। अब 13 को हम पक्षांतर करेंगे, x के पास में 13 है, गुणा में वो 26 के नीचे भाग में चला जाएगा। तो लिखो x बराबर 26/13। ये हो गया, x का मान निकल रहा है अब। तो 13 का भाग 26 में दिया, भाग चला गया 2 बार, तो ये आ गया x का मान। तो ये विलोपन विधि से हम ज्ञात कर रहे हैं x और y के मान। अब x का जो मान आया है वो समीकरण, सरल समीकरण दे के छोटा समीकरण, जैसे समीकरण 1 में रख दो x का मान तो y का मान आ जाएगा, और 2 में रखें तो भी y का मान आ जाएगा। कोई भी समीकरण में रख दो x का मान तो y का मान आ जाएगा। तो हम एक समीकरण 1 में x का मान रख रहे हैं, y का मान लेने के लिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने का अर्थ है कि समीकरण 1 में जहाँ x आया हुआ है उसके स्थान पर ये 2 रखने हैं। यहाँ पर x को हटाओ, पहले यहाँ रख देंगे 2 और फिर 3y बराबर 11 लिख लेंगे। तो नीचे लिखो 2 प्लस 3y बराबर 11। अब इस 11 की तरफ 2 को भेज दो, पक्षांतर कर दो। तो लिखो 3y बराबर 11 और 2 जब 11 की तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, -2। तो 11 में से 2 घट जाएंगे और बचेंगे 9, और इधर है आपके 3y। y के पास में जो 3 है उसको 9 के नीचे भाग में भेज देंगे। अभी ये गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा नीचे। तो y बराबर 9/3, और 3 का भाग 9 में 3 बार चला जाएगा। तो ये y का मान आ गया। अब नीचे लिख दो कि अभिष्ट हल, इस युग्म का अभिष्ट हल y का मान आया 3 और x का मान आया 2। अभिष्ट हल x बराबर 2 तथा y बराबर 3। इस प्रकार ये विलोपन विधि का हम प्रयोग करते हैं। विलोपन विधि में यही है कि इन जो दिए गए 2 समीकरण होते हैं, इनमें या तो x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो। यदि आप x को बराबर करते तो ऊपर वाले समीकरण 1 को 4 से गुणा करते तो यहाँ 4x आ जाता, यहाँ 12y और यहाँ 44, और फिर नीचे वाले समीकरण को घटाने पर x का विलोपन हो जाता, तो यहाँ पहले y का मान आ जाता। तो कैसे भी करो, एक चर को बराबर करना होता है इसमें। तो अभी हमने y को बराबर किया था तो x का मान आ गया। यदि x को बराबर करते तो यहाँ y का मान पहले आ जाता, x का मान बाद में आता। तो इस प्रकार ये विलोपन विधि है जो सरली है। अब लेते हैं प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि, बीजगणित की 2 नंबर विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण से एक चर का मान यहाँ से लेते हैं, दूसरे चर में रख देते हैं। पहले समीकरण में से एक चर का मान निकालेंगे। एक चर का मान कैसे निकालेंगे, जैसे x का मान निकालना अगर चाहते हैं हम
तो 3y को उधर पक्षांतर कर देंगे तो वो x का मान हो गया। यदि y का मान चाहते हैं तो x को इधर पक्षांतर कर देंगे और फिर ये जो गुणांक है 3 वो भी बट्टे में नीचे चला जाएगा और वो y का मान हो जाएगा। तो हम यहाँ x का मान ले रहे हैं। x बराबर, पहले इन दोनों समीकरणों को यहाँ नीचे लिख लो, x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है 4x माइनस y बराबर 5। अब इस समीकरण से हम x का मान तैयार कर रहे हैं। तो x का मान प्राप्त करने के लिए 3y को पहले पक्षांतर करो 11 की तरफ, तो ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। लिखो यहाँ x बराबर 11 माइनस 3y, ये y का पक्षांतर हो गया। अब x के पास यदि कोई गुणांक होता यानी कोई संख्या होती तो वो नीचे भाग में चली जाती, तो वो x का मान हो गया। अभी तो यहाँ गुणांक है नहीं, इसलिए नीचे कोई संख्या भेजनी नहीं है। तो ये x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 को दे देंगे, ये समीकरण 2। तो नीचे लिखो पहले कि समीकरण 1 से x का मान, ये x का मान है, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित यानी रखने पर, तो प्रतिस्थापित करने के लिए क्या करेंगे कि ये x का जो स्थान है वो खाली करके और 4 को थोड़ा इधर सरका के बीच में ये माइनस के चिन्ह के और 4 के बीच में ये जगह खाली कर लेंगे और इस मान को यहाँ रख देंगे कोष्टक बंद करके। तो लिखो यहाँ 4 तो लिखना ही है, ये 4। अब x का स्थान खाली किया है तो कोष्टक में ये x का मान रख दो, तो 11 माइनस 3y और बराबर 5, सॉरी अभी माइनस लिखो, यानी x का मान रखा था हमने ये, तो अभी ये माइनस लिखो, ये माइनस y, ये वापिस y बराबर और वो 5। अब यहाँ से y का मान निकलेगा तो पहले हम कोष्टक खोलेंगे, तो 4 से इन दोनों पदों को गुणा करवा देंगे। 4 को 11 से गुणा किया 44 आ गए और माइनस 4 को 3 से गुणा किया 12 y आ गए और माइनस का ये y है ही बराबर इधर 5 है। अब सरल करो, y ये दोनों सजातीय पद है और एक ही चिन्ह के हैं, अतः ये जुड़ जाएंगे 13 हो जाएंगे, माइनस के 13y बराबर ये 5 है। और 44 को अब यहाँ नहीं लिखेंगे, 44 का पक्षांतर करेंगे यानी इस तरफ लाएंगे, तो ये 44 माइनस के हो जाएंगे, तो ये माइनस 44। अब 44 में से 5 यानी ये प्लस का है, 44 माइनस की है, इसलिए 39 माइनस के बचेंगे 44 में से, और इधर माइनस 13y चल रहा है, तो 13y का पक्षांतर करेंगे यानी 39 की तरफ भेजेंगे तो ये भाग में नीचे जाएगा और y बराबर माइनस 39 बटा 13 भी माइनस का ही है, तो माइनस 13। गुणा में पक्षांतर करते हैं भाग के लिए तो ये प्लस और माइनस का चिन्ह चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो अब भाग देंगे तो पहले माइनस माइनस क्रिया करेंगे यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे भाग की क्रिया करके, और 13 का भाग 39 में चला जाएगा 3 बार, तो ये y का मान 3 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में देना है हमेशा, जो ये समीकरण बनता है ना प्रतिस्थापन करने के लिए दूसरे में, तो इसमें मान रखा जाता है क्योंकि यहाँ सीधा मान आ जाएगा x का, तो यहाँ रख दो,
यहाँ लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखोगे तो y के स्थान पर 3 रखना है, तो ये y रहा और 3 पहले इसका गुणा है तो 3 और फिर वो 3 और यहाँ आएगा तो 3 × 3 और बाकी के समीकरण को लिखना ही है। तो लिखो x बराबर 11 माइनस उस समीकरण का 3 इंटू ये y का मान 3। तो अब नीचे लिख लो 11 माइनस 9, ये 11 माइनस 9 और घटा लो इसको, तो 11 में से 9 गए, बच गए 2 और ये हो गया x का मान। तो इस प्रकार x और y के मान निकल गए प्रतिस्थापन विधि से। नीचे लिख लो अभीष्ट हल x बराबर 2 y बराबर 3, ये हल आ गया। किससे कर रहे थे आप? विलोपन विधि से कर रहे थे हम। तो विलोपन विधि में बस एक ही ध्यान रखना है कि पहले समीकरण का एक चर का मान प्राप्त कर लो, ऐसे पक्षांतर करके, चाहे x का करो चाहे y को रख लो। y को आप यहाँ रखोगे तो x उधर चला जाएगा, वो मान हो जाएगा और वो मान समीकरण नंबर 2 को दे दो, तो फिर ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। एक चर का मान आ जाएगा और इस चर के मान को हम वापस समीकरण 1 में दे देंगे तो इसका मान आ जाएगा यहाँ नीचे। इस प्रकार ये प्रतिस्थापन विधि है। अब लो आप वज्र गुणन विधि। तीनों विधियां थोड़ा थोड़ा परिचय कर ले। वज्र गुणन विधि में सीधा सूत्र लिखा जाता है वज्र गुणन विधि का। और एक जो खास बात नोट करी थी ना सबसे पहले हमने, कि वज्र गुणन विधि से हल करते समय जो समीकरण के तीनों पद हैं वो एक साइड में होने चाहिए, यानी 11 जो यहाँ है उसको इधर लाना पड़ेगा, यहाँ भी 5 पक्षांतर करके इस साइड में लाना है, यानी तीनों पद ही एक ही साइड में हो। इधर तो केवल शून्य ही होने हैं, शून्य लिखने इधर। अब लिखो वज्र गुणन विधि के लिए पहले तो इनको सेटलमेंट करो समीकरणों को, क्योंकि अभी ये वज्र गुणन विधि के लिए हल होने के लिए ठीक नहीं है। 11 पहले लाओ इधर, 5 को भी इधर लाओ, क्योंकि वज्र गुणन विधि में समीकरण के तीनों पद यानी पूरा समीकरण इस साइड में रहना जरूरी है। तो पहले करो इस 11 को इधर लिखो, x प्लस 3y, 11 इधर आएंगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर पीछे 0। और इस समीकरण को अभी यहाँ नहीं लिखना है, नीचे लिखना है इसके जोड़े, या इधर नहीं लिख के या नीचे लिख लो। तो 4x माइनस y बराबर और 5 माइनस, क्योंकि 5 को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। अब देखो इनके पास y के पास है ना गुणांक, अभी कुछ नहीं लिख रहा ना, तो यहाँ 1 हम लिख देंगे, क्योंकि हर चर के पास एक गुणांक तो होता ही है, यानी ये गुणा में एक संख्या एक अंक तो हमेशा ही रहता है। जैसे यहाँ कुछ नहीं था, इसका मतलब है 1 है यहाँ, तो यहाँ लिख लिए 1। और अब वज्र गुणन विधि का जो सूत्र है वो लिखना है सीधा ही, अब और कुछ नहीं करना है। तो लिखो सूत्र है वज्र गुणन विधि का कि x बटा b1 b2 क्रॉस c1 c2 ये होता है। अब आगे बराबर y बटा c1 c2 क्रॉस, यानी ये वज्र का चिन्ह है, a1 a2 बराबर, अब अचर का आएगा तीसरा, तो एक अचर होता है,
बटा A1 A2 ये वज्र यानी क्रॉस और B1 B2 ये हो गया वज्र गुण विधि का सूत्र है। इसमें मान रखेंगे A B C, ये जो गुणांक है ना इनके मान इन समीकरणों से लेकर आएंगे। तो एक बार यहाँ पहले थोड़ी चर्चा कर लो गुणांकों की। तो ये है एक है ना, ये A1 है, ये A2 है 4, B1 ये एक माइनस का है वो B2, ये संख्या C1 और ये है C2। इस प्रकार इनको ध्यान में रखना है। A1 A2 B1 B2 C1 C2। एक्स वाई को मत मानना, मैं संख्याओं की बात कर रहा हूँ। जो संख्याएं हैं ना केवल ये गुणांक, ये है A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसे। अब यहाँ मान लो वहाँ देख कर, तो B1 B2, तो B1 3 है, B2 -1 है। लिखो यहाँ एक्स वाई और ये जो एक है ना उनको तो वापस लिखना ही है, या मान देने नीचे। तो लिखो x बटा, अब B1 B2 कितना है 3 और -1, लिखो 3 और -1 ऐसे लिख लिया। अब इनका बीच में वज्र और C1 C2, तो C1 C2 11 और -5, लिखो 11 -5 बराबर का चिन्ह आ गया। अब लिखो वापिस y को और नीचे C1 C2 अभी लाई थे आप -11 और -5, तो लिखो -11 -5 ये लगाओ क्रॉस। और अब A1 A2, तो A1 A2 1 और 4, लिखो 1 और 4। अब बराबर का चिन्ह आ गया और वो 1, तो 1 बटा, अब लो A1 A2 को, तो A1 A2 वैसे तो यहीं लिख लिए और वहाँ देखो तो 1 और 4 A1 A2 है, और यहाँ भी है ये 1 और 4, यहीं से देख के लिख लो। लिखो 1 और 4, अब क्रॉस, ये वज्र है, क्रॉस को गणित में हम यहाँ कह रहे हैं वज्र गुण, क्योंकि यहाँ क्रॉस गुणा होगा ना, इसलिए इस विधि का नाम ही वज्र गुण विधि है। B1 B2 लो भाई, B1 B2 ये रहे 3 1, तो लिखो यहाँ 3 और माइनस का 1 है। जो संख्या माइनस की होती है ना उसको माइनस चिन्ह सहित ही लाना है, इसमें भूल नहीं करनी है। अब आगे करो, इसको आगे करना है ऐसे, देखो कि इनका तिरछा गुणा यानी वज्र गुणा करना, 3 और 5 गुणा होंगे। तो ये माइनस का है वो प्लस का है, तो माइनस के 15 होंगे। यहाँ लिखो x बटा 3 इंटू -5 ये गुणा होंगे, तो 3 इंटू -5। अब सूत्र में क्या होता है कि इनके गुणनफल में से इन दोनों का गुणनफल घटाना होता है तीनों जगह। तो यहाँ घटाने के लिए चिन्ह लगाएंगे ना माइनस का, वो लगा लिया। अब इन दोनों का गुणनफल यानी 1 और 11 का गुणनफल 11 होगा और प्लस का होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पहले ऐसे लिख लो कि माइनस का 1 इंटू माइनस का 11 ऐसे करना है, बराबर y 11 और 4 गुणा होंगे, यानी -11 इंटू 4 और घटाएंगे किन को, इन दोनों के गुणनफल को, तो -5 इंटू 1 इनको घटाना है, यानी -5 इंटू 1। अब तीसरे में पहुंच गए आप, 1 और 1 गुणा होगा तो 1 ही आएगा, तो 1 इंटू माइनस का 1 और फिर घटाएंगे तो चिन्ह लगाएंगे माइनस का, और 4 और 3 का गुणा, तो लिखो 4 इंटू 3। अब
इनको सरल करना है तो 3 और 5 गुणा होंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे, और 1 और 11 गुणा होंगे तो प्लस के 11 हो जाएंगे, और ये तो चिन्ह माइनस का बाहर है तो ये लिखो 11, ये प्लस के हो गए प्लस 11, लेकिन ये चिन्ह माइनस का तो बाहर वाला है, बराबर y 11 और 4 गुणा होंगे तो माइनस के 44 होंगे, माइनस ये माइनस, और ये इनका फल क्या आएगा -5 आएगा, 5 आएगा 5, और वो भी माइनस का 5 जब इस चिन्ह से गुणा होगा तो प्लस का 5 बन जाएगा, तो लिखो +5 बराबर 1 बटा ये 1 और 1 गुणा होगा तो -1 आएगा, लिखो -1, 4 और 3 गुणा होंगे तो माइनस के 12 आएंगे, लिखो माइनस का 12। अब इनको आगे सरल करो, -15 और -11 जुड़कर 26 हो जाएंगे, x बटा माइनस का 26 बराबर y बटा 44 में से 5 कम होंगे क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस के 39 रह जाएंगे 5 घटाने पर, बराबर 1 बटा 12 और 1 दोनों जुड़ेंगे यानी माइनस के 13 हो जाएंगे, तो -13। अब सरल करें इनको तो देखो, जब x का मान निकालना चाहेंगे हम तो इस अनुपात को यानी इस बट्टे को इस बट्टे के बराबर रखना है, x का मान निकालें तब तो y का मान निकालेंगे तो इस अनुपात को इस अनुपात के बराबर लिख देंगे, फिर इसको नहीं लिखना है। जब इसको काम में लेवें तो इसको छोड़ दो, ये दोनों काम आएंगे, इसको काम में लेना है तो इन दोनों को ले लो, इसे छोड़ दो ऐसे, तो यहाँ लिख लो x के लिए x के मान के लिए तो लिखो x बटा -26 बराबर 1 बटा माइनस का 13। अब देख रहे हैं आप कि 26 को यहाँ से पक्षांतर करें तो ये अभी भाग में है यानी हर में है, इसको यदि उस साइड में भेजें तो ये अंश में जाकर गुणा होगा उस साइड में, तो ये 26 उस 1 से गुणा होकर -26 ही रहेगा, तो लिखो x बराबर -26 ये गुणा हो गया 1 से जाकर और बटा माइनस का 13। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, भाग चला जाएगा 2 बार, ये 2 बार चला गया, ये x का मान आ गया। ये वज्र गुण विधि चल रही है। इधर करो आप y के लिए, तो अब y का मान निकालना है। y के मान के लिए देखो इस अनुपात को और इसको लो, तो लिखो y बटा -39 बराबर 1 बटा -13। अब जब पक्षांतर करेंगे 39 का तो वो वहाँ 1 से गुणा होने जाएगा, अभी ये हर में है अंश में चला जाएगा, तो लिखो y बराबर -39 और बटा -13, माइनस माइनस प्लस हो गए, 13 का भाग 39 में 3 बार चला गया, तो ये y का मान 3 आ गया। तो यहाँ नीचे लिख लो अभीष्ट हल। ये विधियां हैं 3 बीजगणित की, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। 3 विधियां बीजगणित की है, 1 विधि ग्राफ की है। कुल 4 विधियां हैं रैखिक समीकरणों को हल करने की। तो इस प्रकार ये अपने प्रश्नावली पूरी हो गई रैखिक समीकरणों की, और ये समीकरण भी कर ली। 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है हमारे परीक्षा में ग्राफ का। ठीक है।